फ्लैट कभी नहीं लेना चाहिए सर, ये लाइबिलिटी है। दो तरह के फ्लैट होते हैं, एक लाइबिलिटी वाला फ्लैट होता है, एक एसेट वाला फ्लैट होता है। समझाता हूं। 90% लोग जो फ्लैट लेते हैं वो लाइबिलिटी वाला फ्लैट होता है। 90% लोग, आज आपकी आंखें खोल दूंगा अगर ध्यान से समझ गए मेरी बात तो। आसान भाषा में समझा रहा हूं, समझना। 90% लोग जो फ्लैट लेते हैं वो लाइबिलिटी फ्लैट होता है। आपकी जिंदगी खराब कर देगा वो फ्लैट, और खराब करता है। और जब तक आपको एहसास होगा आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा, सारा पैसा जा चुका, बैंक ले जा चुका होगा, पैसा आपका लूट चुका होगा, खसोट खून निचोड़ चुका होगा बैंक आपका पैसा। देखो क्यों नहीं लेना चाहिए फ्लैट। लाइबिलिटी परेशान करने वाला फ्लैट होता है। देखो फ्लैट में जनरली लोग 20 साल की ईएमआई वाला लोन लेते हैं, यानी कि आपका अपना फ्लैट होगा वो 20 साल बाद, तब तक तो बैंक का है। जब तक वो फ्लैट आपका होगा उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पुरानी हो चुकी होगी, उसका डिजाइन पुराना हो चुका होगा, यानी कि 20 साल बाद अगर आप उस फ्लैट को बेचने जाओ सर बिकेगा नहीं। क्यों? आज के टाइम में दिल्ली एनसीआर के पास एक एरिया है इंदिरापुरम। इंदिरापुरम में सर 20 साल पुराने फ्लैट्स हैं, जाकर के देखोगे ना वहां रहने का मन नहीं करेगा। क्यों? बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है एक तो वो, प्लस हॉल का डिजाइन ऐसा है, रूम का डिजाइन अलग है, बैल्कनी का डिजाइन ऐसा है, पसंद ही नहीं आएगा। और आज के टाइम पे जो फ्लैट्स बन रहे हैं वो पसंद आएगा आपको। इसका मतलब जो आज के टाइम पे जो फ्लैट्स बन रहे हैं जिस डिजाइन के, सर 20 साल बाद क्या वही डिजाइन चलेगा? नहीं। अच्छा, आप तोड़वा भी नहीं सकते उसको, परमिशन नहीं है। ऊपर वाला गली आएगा, नीचे वाला गली आएगा, ये क्या हल्ला करो, कुछ कर नहीं सकता, वैसे रखना पड़ेगा। प्लस फ्लैट्स की डिमांड कभी कम नहीं होगी, फ्लैट्स की सप्लाई हमेशा ज्यादा रहेगी लोगों की नीड से, हमेशा। और जिस चीज की सप्लाई हमेशा ज्यादा रहेगी सर उसकी सिर्फ वैल्यू नहीं होती। सर जमीन लिमिटेड है, बिल्डिंगें लिमिटेड नहीं है। सर आज के छोटे शहरों में भी बिल्डिंगें बननी शुरू हो गई हैं। लोग खरीदने वाले हमेशा ही कम रहेंगे, फ्लैट्स ज्यादा बनते रहेंगे, बिल्डर बनाता रहेगा। तो इसलिए आपको बेचने में ना हमेशा दिक्कत आएगी। फ्लैट अगर आप अपने फ्लैट को 10 साल 12 साल बाद बेचने जाओ, हमेशा दिक्कत आएगी, नहीं बेच पाओगे सर, क्या पता लॉस में बेचना पड़े। इसलिए फ्लैट का डील अच्छा नहीं है, फ्लैट लेना ही नहीं चाहिए। अच्छा, कौन सा फ्लैट लेना चाहिए वो भी बताऊंगा आगे। लोग नेक्स्ट जनरेशन के लिए घर लेते हैं और घर को फ्लैट समझ लेते हैं, फ्लैट को घर समझ लेते हैं, वो रहेगा नहीं नेक्स्ट जनरेशन तक। और एक सबसे बड़ा ट्रैप जो फ्लैट लेते हैं लोगों नहीं पता होता है, सर अगर आपने 1 करोड़ का फ्लैट लिया है ना तो 10,000 रुपए 12,000 रुपए मेंटेनेंस उसका लगता है। मेंटेनेंस क्या? स्विमिंग पूल है, जिम है, क्लब है। 99% लोग कभी इस्तेमाल नहीं करते। शुरुआत के 10 दिन इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद जिंदगी में कभी इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हर महीने देना पड़ेगा उसका, हर महीने देना पड़ेगा। सर 10,000 रुपए महीना अगर एसआईपी में डाल दिया होता ना सर, 31 करोड़ रुपए बन जाते हैं 40 साल बाद। 31 करोड़ रुपए 40 साल बाद एसआईपी 15% के हिसाब से, यानी कि 31 करोड़ रुपए वो ना यूज करने वाले क्लब में फूका, जो ना यूज करने वाले स्विमिंग पूल में फूस दिया, ना यूज करने वाले जिम में फूका आपने। सर कभी सोचा है ऐसे? इसलिए कब कहता हूं कभी फ्लैट लेना मत। अच्छा अब सुनो, कौन सा फ्लैट लेना चाहिए, ध्यान से सुनो, ये भी बताता हूं कौन सा फ्लैट लेना चाहिए, ये बताता हूं। सर फ्लैट वही लेना चाहिए तो अपना हार्ड एंड मनी कहां पे इन्वेस्ट करना है, एक्चुअल प्रॉपर्टी में या 21वीं सदी की सबसे ज्यादा बिकने वाली वर्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर। तो चलिए चलते हैं, समझते हैं कौन सी प्रॉपर्टी आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। हम बात करेंगे 1 BHK फ्लैट की, जिसकी मार्केट वैल्यू है 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए की प्रॉपर्टी अगर आप एक्चुअल प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो उसके अंदर आपको जो डीलर को कमीशन देना होगा वो 2% के हिसाब से 30,000 रुपए आपको उसको पहले कमीशन देना होगा प्रॉपर्टी लेते समय। साथ में अगर वो प्रॉपर्टी आप अपने नाम पे कराते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं उसकी, तो उसका जो आपको स्टैंप ड्यूटी देनी होगी वो तकरीबन 75,000 रुपए देनी होगी। तो 15 लाख रुपए की प्रॉपर्टी के लिए आप जो टोटल अमाउंट पे करेंगे वो टोटल अमाउंट पे करेंगे 16,05,000 रुपए। वहीं पे अगर आप वर्चुअल प्रॉपर्टी लेते हैं तो उस केस के अंदर आपकी प्रॉपर्टी तो 15 लाख रुपए की है, बट उसके जो अंदर जो आप ब्रोकरेज दे रहे हैं 2% और जो स्टैंप ड्यूटी दे रहे हैं 5%, मतलब तकरीबन 1,05,000 रुपए वो आपको नहीं देना होगा, वो नील हो जाएगा। तो टोटल आपको वर्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर 15 लाख रुपए की प्रॉपर्टी के लिए 15 लाख रुपए ही पे करने होंगे। तो सबसे पहला प्रॉफिट आपको मिल रहा है 1,05,000 रुपए का स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी लेते समय। अब बात करते हैं दूसरे फेज की कि आप प्रॉपर्टी लेते हैं कैश या लोन पे। हम बात करते हैं आपने प्रॉपर्टी ली लोन पे, आपने 15 लाख रुपए का लोन कराया, मार्केट के रेट के हिसाब से आपका 15 साल का जो ईयरली किस्त आ रही है, मैं ईयरली पे भी नहीं जाता, मंथली जो किस्त आ रही है वो आ रही है 13,232 रुपए। 13,232 रुपए एक्चुअल में भी और वर्चुअल के अंदर भी। बट यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअल के अंदर आपको पहले महीने से ही रेंट मिलना चालू हो जाएगा। जैसे आप प्रॉपर्टी लेंगे, प्रॉपर्टी लेते ही आपने उसको रेंट पे चढ़ा दिया, तो 5,000 रुपए के आसपास में 1 BHK रूम का रेंट काउंट करता हूं। तो आपके पॉकेट से जो एक्चुअल अमाउंट जा रहा है, पॉकेट से जो एक्चुअल अमाउंट जा रहा है
वो जा रहा है 8,232 रुपए। 8,232 रुपए जो आपका जा रहा है, वहीं पे आपको अब बात करता हूं वर्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर। वर्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर 15 लाख रुपए का लोन लिया, वही अमाउंट 13,232 रुपए आपको वहां भी पे करना है। बट वहां पे LIC क्या करती है, LIC आपको 5,000 रुपए अगले 15 साल के लिए पहले से फिक्स कर देती है कि आपकी EMI में 5,000 रुपए जो आपको रेंट मिलना है वो उसको माइनस कर देगी। तो आपके अकाउंट से, आपके पॉकेट से जो प्रीमियम जाएगा वो जाएगा 8,232 रुपए इस वर्चुअल प्रॉपर्टी के लिए अगले 15 साल तक। साथ में आपको LIC इस प्रॉपर्टी के साथ में एक इंश्योरेंस कवरेज भी देगी, वो जो कि फ्री होगा और जिसका अमाउंट बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ये है इस प्लान का छोटा सा बेसिक डिटेल। अब बात करेंगे इस प्लान के, इस प्रॉपर्टी के अंदर आपके सपा ऊपर क्या क्या लाइबिलिटीज आती हैं। सबसे पहले अगर आप एक्चुअल प्रॉपर्टीज लेते हैं तो एक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहले आपके ऊपर लाइबिलिटी आती है प्रॉपर्टी टैक्स की। दूसरा, एक फियर होता है कि कोई किराएदार गलत ना आ जाए, मेरी प्रॉपर्टी पे कोई कब्जा ना हो जाए। दूसरा, अगर किराएदार नहीं आया तो पूरा का पूरी जो EMI है वो मेरे को ही देनी होगी। तीसरा, किराएदार ढूंढने के लिए मैं जिस डीलर के पास जाऊंगा उसको मेरे को हर बार एक कमीशन देनी होगी। चौथा, अदर एक्सपेंसेस में काउंट करता हूं चौथे को, जिसके अंदर आपकी वाइट वाश, मेंटेनेंस, सोसाइटी चार्ज है, इस तरह की चीजें आपको रेगुलर देनी होंगी। आप जो भी रेंट लेंगे अपने टेनेंट से उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स पे करना होगा। जी हाँ, वो टैक्स फ्री नहीं होता है, वो टैक्सेबल अमाउंट होगा। बाकी आप जो अमाउंट ले रहे हैं, जो आपने प्रॉपर्टी ली 15 लाख रुपए की, वो अगले 20 साल बाद आने वाले 20 साल या 15 साल बाद जब आपकी किस्तें खत्म हो जाएंगी तो क्या उसकी एप्रिसिएशन, जो प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन है, जो वैल्यू है, क्या वो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, वो कहा नहीं जा सकता, मतलब फिक्स नहीं है। वहीं पे अगर आपको 15-16 साल बाद, 20 साल बाद उस प्रॉपर्टी को बेचना है तो क्या वो आसान है? जी नहीं, इतना आसान नहीं है। मार्केट की जो हालात होगी उसी सिचुएशन को देखते हुए उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बनेगी और उसी प्रॉपर्टी को उसी सिचुएशन को देखते हुए उतने समय में ये प्रॉपर्टी बिकेगी। साथ में इस प्रॉपर्टी को लेते ही, अगर आप अपने बच्चे के लिए ले रहे हैं या अपने लिए ले रहे हैं, इस प्रॉपर्टी को लेते ही आपने एक साथ में एक डिस्प्यूट वर्ड भी जोड़ लिया है। आपके ना रहते, अगर आपने अपने रहते तो प्रॉपर्टी बेच दी तो अच्छी बात है, पर अगर इन बिटवीन आपकी डेथ हो जाती है, अगर आपके 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, तो उनमें आपस में एक डिस्प्यूट खड़ा हो जाएगा कि मेरे को फर्स्ट फ्लोर चाहिए, सेकंड फ्लोर चाहिए। अच्छा, आपने तो फ्लैट लिया तो आपको उसमें और ज्यादा डिस्प्यूट हो जाएगा कि मेरे को इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए। वहीं पे अगर आप वर्चुअल प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसके अंदर सबसे अच्छी बात जो होने वाली है, आपको कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना। दूसरा, जो फियर था किराएदार का, वो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि LIC आपको उसके लिए फिक्स पेमेंट हमेशा देती रहेगी। तीसरा, अदर एक्सपेंसेस कोई लगेंगे नहीं क्योंकि प्रॉपर्टी वर्चुअल है, ना कोई व्हाइट वॉश, ना कोई मेंटेनेंस। रेंट, आपका रेंट हमेशा फिक्स रहेगा। रेंट आपको जब तक मिलेगा वो टैक्स फ्री मिलेगा, मतलब लाइफ टाइम तक टैक्स मिलेगा, रेंट मिलेगा, वो भी टैक्स फ्री। अगर मैं बात करूं एप्रिसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, आपकी जो भी वैल्यू है, 15 लाख रुपए की वैल्यू है, 15 साल में आपकी प्रॉपर्टी की आपने पूरी पेमेंट कर दी है, तो 16वें साल से हर साल 5.5% के आसपास आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। मतलब 15 लाख रुपए है, फिर 75,000 रुपए 16वें साल बढ़ जाएंगे, फिर 17वें साल फिर 5.5% या 5%, फिर 17वें साल, फिर 18वें साल, फिर 19वें साल, हर साल बढ़ती जाएगी जब तक आप वो प्रॉपर्टी को सेल आउट नहीं करते हो। अगर मैं बात करूं फ्यूचर वैल्यू, तो इस केस के अंदर फ्यूचर वैल्यू आपकी फिक्स है। सेल करना कितना आसान है इसके अंदर? इतना आसान है जैसे आपने एक बटन क्लिक करा इस वीडियो को देखने के लिए। डिस्प्यूट की बात करें तो इस प्रॉपर्टी को लेने के बाद आपकी जिंदगी से डिस्प्यूट नाम का वर्ड ही खत्म हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर नॉमिनी असाइन करे जाते हैं। आपने अपने तीनों बच्चों को नॉमिनी असाइन करा और तीनों बच्चों के परसेंटेज डिसाइड कर दिया कि आप मेरे ना रहने, अगर मेरे ना रहने पर इस प्रॉपर्टी को सेल करने के बाद जो भी अमाउंट बचता है उस पर इतना 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 परसेंट मेरे बच्चों को दे दिया जाए। बाकी इस प्लान का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इस प्लान में 15 साल पूरे होने के बाद आपको लाइफ टाइम 15,000 रुपए का रेंट आपको आपके 1 BHK फ्लैट का मिलता रहेगा, वो भी टैक्स फ्री, LIC वर्चुअल फ्लैट के द्वारा। आप जब चाहते हैं उस फ्लैट को बेचना, आप इजी वे से बेच सकते हैं। बट वहीं पे अगर आप एक्चुअल प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसकी लाइबिलिटीज आपने सारी देखी ली हैं और रेंट आपका कंपलसरी नहीं है कि आपको रेंट उतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये था कंप्लीट कंपैरिजन एक्चुअल प्रॉपर्टी और वर्चुअल प्रॉपर्टी के बीच में, जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सके कि आपको अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, एक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर या वर्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर। बाकी अगर आप मेरे से एडवाइस लेना चाहेंगे तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपको अगर ये पैसा, आपका जो हार्ड एंड मनी है, वो इन्वेस्ट करना है अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए या अपने रिटायरमेंट के लिए या सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए, तो आपको
ये पैसा 21वीं सदी की सबसे ज्यादा बिकने वाली प्रॉपर्टी वर्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर करना चाहिए। इसके पीछे कुछ कारण है। सबसे पहला, आपको जो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम मिलेगी, मतलब रेंट जो मिलने वाला है इस प्रॉपर्टी के अंदर, वो फिक्स मिलेगा, वो भी लाइफ टाइम। दूसरा, जो भी पैसा मिलने वाला है वो टैक्स फ्री मिलने वाला है। तीसरा, पैसे की गारंटी है। चौथा, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी एप्रिसिएशन वैल्यू, चाहे मार्केट डाउन जाए चाहे अप रहे, वो हमेशा बढ़ती रहेगी, जैसा आपको मैंने वीडियो के अंदर बताया। वहीं पे एक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आपको रेंट की गारंटी नहीं है, क्योंकि पता नहीं कब किराएदार रहे कब ना रहे। पता लगा कि आपने किराए पे तो दे रखा है बट मेंटेनेंस बहुत आ रही है। तो इसलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो आपको ये जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए वर्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर करना चाहिए। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके कि वर्चुअल प्रॉपर्टी क्या है और उनको अपना पैसा कहां लगाना चाहिए। बाकी अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएं। अंत में इस वीडियो को पूरा तक देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।